मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन और प्रदेश में नानपारा, गदनिया और इटावा के एफएम रेडियो स्टेशन का किया उद्घाटन। ग्यारह तारीख से दूरदर्शन पर भोजपुरी में 1 घंटे के कार्यक्रम का होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री ने कहा, गोरखपुर अर्थ स्टेशन से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और नेपाल की एक बड़ी आबादी भी होगी लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक के इन्फिनिटी फोरम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, यह फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी हस्तियों को लेकर आ रहा एक मंच पर। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बताया, केंद्र सरकार कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सजग और इससे निपटने के लिए है पूरी तरह तैयार। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन हुआ। खास बात यह है कि अब तक गोरखपुर आसपास के क्षेत्रों के लिए निर्मित कार्यक्रमों को लखनऊ और दिल्ली भेजना पड़ता था, जबकि अब सीधे यहां से उसे देश भर के अन्य केंद्रों से लिंक किया जा सकेगा, जिसका सीधा फायदा स्थानीय लोगों के साथ साथ कलाकारों को भी होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक अर्थ स्टेशन सहित उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर, बहराइच और इटावा में बने एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन लोकार्पण किया। गोरखपुर में बना दूरदर्शन का अर्थ स्टेशन 7 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा अर्थ स्टेशन भी है, जिसकी बदौलत पूर्वांचल के स्थानीय कलाकारों सहित सीमावर्ती इलाकों तक सटीक और सही सूचनाएं पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हो गई है। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि भोजपुरी भाषा में 11 दिसंबर से 1 घंटे का कार्यक्रम भोजपुरी में गोरखपुर से शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सटीक खबरों में दूरदर्शन की विश्वसनीयता सबसे ऊपर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 37 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए आज इस अर्थ स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार का एक बड़ा भूभाग और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं थोड़ी हलचल होती है, दुष्प्रचार, भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार को रोकने में यह दूरदर्शन केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस अर्थ स्टेशन के माध्यम से जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके अंदर एक होड़ होती है, कौन ज्यादा दिखाए, कौन कितनी तेजी से क्या दिखाए। कई जगह थोड़ा ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर भी, चटपटा करके भी उसको परोसा जाता है, खबर ब्रेकिंग न्यूज जल्दी हो जाती है। लेकिन दूरदर्शन का प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पर आप ये कह सकते हो कि अगर खबर दूरदर्शन पर चली है तो ये बिल्कुल सत्य खबर है। ये बिल्कुल, इससे कोई आपको इधर उधर संकोच करने की बात नहीं है। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम से ही बटन दबाकर एफएम रिले केंद्र इटावा, लखीमपुर, गदानिया, बहराइच, नानपारा एफएम स्टेशन की शुरुआत की गई। ये एफएम स्टेशन 25 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी जी की इच्छा के मुताबिक महाराजगंज, सुल्तानपुर, रामपुर में 3 एफएम सेंटर को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सुशासन की प्रशंसा की और कहा कि अब प्रदेश में गुंडा राज नहीं है और प्रदेश निवेश और रोजगार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी जी की सरकार आने के बाद अगर यहां से पलायन किसी का हुआ है तो गुंडा राज का हुआ है, मेरे भाई और बहनों। और जिनका गुंडा राज के समय जब आम जनता का पलायन होता था, उनको वापस आने का मौका मिला है। और केवल वो वापस नहीं आए, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में निवेश वापस आना शुरू हुआ है। जो 17वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, आज देश में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है, मेरे भाई और। सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर अर्थ स्टेशन से जहां 5 करोड़ लोगों को स्थानीय भाषा, भोजपुरी और लोक कलाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग 75 साल का मना रहे हैं और सारे कलाकार सुन लो, तैयार रहो। महाराज जी ने आदेश दिया है, गोरखपुर महोत्सव के साथ 1800 कलाकार आ रहे हैं। समस्त भारत से यहाँ नाट्य कुंभ होगा, कलाकारों को जीवित किया जाएगा एक नए रोजगार के लिए।
आज भी ये दूरदर्शन और आकाशवाणी का ये जो विस्तारीकरण हुआ है, कितनों को रोजगार मिलेगा। दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि अर्थ स्टेशन का संचालन देश तक स्थानीय कलाओं का प्रसार करेगा। वहीं आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक ने कहा कि एफएम के संचालन से लोगों तक मनोरंजक कार्यक्रम भी आसानी से पहुंचेंगे। इस अर्थ स्टेशन के चालू होने से सर सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दूरदर्शन के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके चेहरों पर सर एक प्रफुल्लता आ गई है सर, और अब वे तत्पर हैं पूरे जोश और उत्साह के साथ इस क्षेत्र की कला संस्कृति पर नए कार्यक्रम पूरे देश तक पहुंचाने के लिए। टेक्नोलॉजी में बदलाव आने से कारण ट्रांजिस्टर रेडियो कम दिख रहा है, मगर मोबाइल फोन हर व्यक्ति के पास है और जो लोग कार में सफर करते हैं और साथ मोबाइल लेकर चलते हैं, इन सब लोगों तक आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने के लिए एफएम स्टेशन की जरूरी है। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपनी स्थापना के बाद से ही लोक प्रसारक के रूप में लोगों तक सूचनाएं, समाचार पहुंचाने के साथ ही साथ शैक्षणिक कार्यक्रम भी पहुंचाने का काम करते रहे हैं। वहीं सांस्कृतिक विकास में भी अहम भूमिका रही है। सूचना क्रांति के इस युग में अर्थ स्टेशन और एफएम रेडियो का जाल आम लोगों तक अत्याधुनिक सुविधाओं के विस्तार सरीखा ही है। गोरखपुर से रामेन सिंह, शैलेंद्र मिश्र, अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से भारत नेपाल बॉर्डर पर जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया कला के गदनिया में आकाशवाणी के एफएम रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया। विधायक रोमी साहनी ने भी स्थानीय रूप से एफएम रेडियो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसएसबी जवानों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। एफएम रेडियो के शुरू हो जाने से स्थानीय लोगों में खुशी है। लोगों ने कहा कि रेडियो चैनल आने से लोगों में तमाम जानकारियां और मनोरंजन के कार्यक्रम देख सुन सकेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में बहराइच, गोरखपुर और पलिया मेरी विधानसभा के गदनिया में एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है। अब छोटी छोटी जगह जहां कभी कल्पना नहीं की जाती थी, वहां भी एफएम ने आज प्रवेश किया है। ये सभी दोनों की मेहरबानी से हमको ये खुशहाली, ये खुशी का दिन प्राप्त हुआ है। जो हमारे वहाँ जो है यहाँ रेडियो चैनल की ओपनिंग हुई है, इससे जो है हमारे ग्रामीणों को जो है लाभ मिलेगा और जो है ग्रामीणों को जो है सारी जानकारियों के साथ साथ जैसे किसानों को जो है जानकारी मिलेगी उस चीज़ का जो है, और बाकी सभी ग्रामवासियों को यहाँ पे जो है मनोरंजन अच्छा मिलेगा, देश विदेश की खबरें मिलेंगी। यहाँ जो टावर लगा हुआ है, इससे इस क्षेत्र में देखा गया है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत लोग पिछड़े हुए हैं। उन्हें सही जानकारी ही नहीं मिल पाती है, या खेत के विषय में या जानकारी कौन सी खाद हमें डालनी है, कौन सी अनाज पैदा डालना है। इससे क्या है, हमें किसानों को भी जागरूकता मिलेगी और उससे क्या है उत्पादन क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। उसी के साथ हमारे यहाँ पर विद्यालय भी है जिसमें बच्चों को उचित जानकारी और सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगर हमारे ये सूचना के द्वारा कुछ जानकारी कहीं पे या कोई प्रोग्राम किया जा रहा है तो उससे हमारे बच्चे भी जानेंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित अगैया के एसएसबी बेस कैंप 59वीं बटालियन प्रांगण में नव स्थापित एफएम रेडियो स्टेशन का भी कल शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोरखपुर से वर्चुअल लोकार्पण कर एफएम रेडियो स्टेशन जनता को समर्पित किया। लोकार्पण समारोह में बहराइच सांसद अक्षय बरलाल गौड़ एवं बटालियन कमांडेंट तपन दास एवं डिप्टी कमांडेंट शैलेश सहित कैंप के जवान और अधिकारी मौजूद रहे। बॉर्डर पर स्थापित इस एफएम रेडियो स्टेशन से हजारों ग्रामीणों को मनोरंजन के बेहतर साधन उपलब्ध होंगे। इटावा जनपद में भी एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से किया। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने स्थानीय रूप से एफएम रेडियो का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये सेवा जनपद वासियों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा उपहार है। इस सेवा के शुरू होने से स्थानीय कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है।
जनपद में एफएम रेडियो की सेवाएं सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक जनता के लिए उपलब्ध होंगी। शुरुआत में 20-25 किलोमीटर की परिधि में गीत संगीत का आनंद ले सकते हैं। शीघ्र ही इस सेवा का आनंद 80 किलोमीटर की परिधि में जनता को मिलेगा, जिसके बाद इटावा एफएम रेडियो स्टेशन की सेवा फिरोजाबाद और औरैया में भी मिल सकेगी। किलोमीटर तक जाएगा और वैसे 120 किलोमीटर जब ये मेरा पूरा फुल फ्लेज जो है ये टावर बन जाएगा तो 120 किलोमीटर तक जाएगी। दूसरी बात कि ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य था कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे एफएम रेडियो स्टेशन, तो 2 रेडियो स्टेशन का जो है सेंक्शन हुआ 12वीं प्लान के अंदर, जिसमें गदनिया एंड नानपारा। हमारे मुख्यमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री भी हैं, उनके द्वारा गोरखपुर भू उपग्रह केंद्र का भी वहां से उद्घाटन हो रहा है और इटावा 10 किलोवाट रेडियो स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। इस रेडियो स्टेशन के उद्घाटन का जो लाभ है हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 120 किलोमीटर तक काम करेगी। हमारे जो लोकल के लोग हैं, जो थारू जनजाति हैं, जो यहाँ पर गांव में रहने वाले अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे लोक गायक हैं, उनका भी उत्साह वर्धन होगा। हमारे बच्चे भी आने वाले दिनों में इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से अपना प्रोग्राम दे सकते हैं। इच्छित मांग थी माननीय सांसद जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पूरा किया है। एफएम के माध्यम से हम जहाँ पर कृषि और अन्य मनोरंजन के साधनों का प्रयोग कर पाएंगे। बहुत अच्छी इसमें आवाज़ होती है, तो जिससे हमारे जो वाहन चालक हैं वो भी लाभ उठाएंगे। और इसके अलावा घर में भी सुबह प्रातःकाल भजन बजता है, बहुत अच्छा। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सुविधा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक के इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। कहा जा रहा है कि ये फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी हस्तियों को एक मंच पर लेकर आ रहा है। इन्फिनिटी फोरम का थीम एजेंडा रहा सीमाओं के पार जाकर। देखिए पूरी रिपोर्ट। वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी का उपयोग हाल के सालों में तेजी से बढ़ा है। ये काम होता है वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फिनटेक पर विचारशील नेतृत्वकारी मंच इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया तो इस मसले पर विस्तार से बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा का इतिहास बताता है कि इस क्षेत्र में जबरदस्त क्रमिक विकास हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत के पिछले साल पहली बार मोबाइल द्वारा भुगतान ने एटीएम नकद निकासी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बिना किसी इमारत वाली बैंक शाखा के पूरी तरह डिजिटल बैंक अब एक वास्तविकता है और आने वाले 1 दशक से भी कम समय में ये बहुत आम हो जाएगा कि जब प्रौद्योगिकी को अपनाने या इनोवेशन की बात आती है तो भारत किसी से भी कम नहीं है। India has proved to the world that it is second to none when it comes to adopting technology or innovating around it. Transformational initiatives under Digital India have opened doors for fintech innovations to be applied in governance. Technology has also catalyzed financial inclusion. प्रधानमंत्री ने आंकड़ों के जरिए बताया कि कैसे प्रौद्योगिकी ने वित्तीय समावेश को गति दी है। अब तक 69 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। पिछले साल रुपए कार्ड से 1.3 अरब लेन देन हुए। यूपीआई ने पिछले माह ही लगभग 4.2 अरब लेन देन किया। हर महीने लगभग 30 करोड़ बिलों को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। महामारी के बावजूद हर दिन करीब 15 लाख रेलवे टिकट हर दिन ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। पिछले साल फास्टैग ने बिना किसी दिक्कत के 1.3 अरब लेन देन किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि की बदौलत देश भर में छोटे विक्रेताओं के लिए कर्ज सुगम हुआ है। ई रूपी के जरिए बिना किसी खामी के खास सेवाओं की आपूर्ति की गई है। प्रधानमंत्री ने इन फिनटेक पहलों को फिनटेक क्रांति में बदलने की अपील की। Now it is time to convert this fintech initiatives into fintech revolution. A revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country. प्रधानमंत्री ने जनता के बीच इन इनोवेशंस की भारी स्वीकृति को देखते हुए फिनटेक में विश्वास के महत्व पर बल दिया।
the common Indian has shown immense trust in our fintech ecosystem by embracing digital payments and such technologies. This trust is a responsibility. Trust means that you need to ensure that the interests of people are secure. Fintech innovation will be incomplete without fintech security innovation. फोरम के इस प्रथम आयोजन में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूके साझीदार देश हैं। इन्फिनिटी फोरम के जरिए नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व की जानी मानी प्रतिभाएं एक साथ आकर इस बात पर गहन विमर्श कर रही हैं कि कैसे प्रौद्योगिकी और नवाचार को फिनटेक उद्योग में इस्तेमाल किया जा सकता है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 दिसंबर को खाद कारखाने का उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर खाद कारखाना के फर्टिलाइजर ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर में बंद पड़े खाद कारखाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जुलाई 2016 को शिलान्यास किया गया था। इस खाद कारखाने के बनने में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। जापान की टोयो कंपनी द्वारा ये खाद कारखाना बनाया गया है। इस खाद कारखाने से प्रतिवर्ष 13 लाख मीट्रिक टन जबकि प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। इस खाद कारखाने के शुरू हो जाने से रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ ही इस क्षेत्र का विकास होगा। अब आइए देखते हैं डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश के एक खास प्रोग्राम के बारे में। गंगा के किनारे से जमुना के मझधारे तक, बनारस के घाट से मथुरा के पाट तक, जो तय करते हैं सिंहासन उन तक पहुंचेंगे हम। बोलेंगी गलियां, बोलेंगे चौराहे, सबकी जुबानें, हर एक का मन। क्या बोले यूपी, देखिए मेरे साथ सिर्फ डीडी उत्तर प्रदेश पर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा कि नए वेरिएंट को लेकर सरकार सजग है और इस मामले में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार की सभी तैयारियां पूरी हैं। कोशिश इस बात की है कि कोरोना संक्रमितों के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी जरूर भेजा जाए। कोविड-19 के नए खतरे को लेकर भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में कोविड-19 की चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा का विस्तार हुआ है और अब नए वेरिएंट आने पर जल्द से जल्द इसका पता लगाए जाने की क्षमता देश ने हासिल कर ली है। सेक्रेटरी हेल्थ ने सभी राज्यों के साथ बैठक करते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। 28 नवंबर को रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल जारी की गई। शुरुआत के चरण में जीनोमिक सीक्वेंसेस का समय 30 डे जीनोमिक सीक्वेंसेस के समय लगता था। आज हम 30 घंटे में जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर, भरोसा पर हमने प्राप्त कर ली है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख करके आगाह किया है कि वो नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को लेकर अधिक सतर्कता बरतें और वायरस के रोकथाम के लिए कदम उठाएं। वहीं विदेश से आने वाले यात्रियों की एडवांस जानकारी एयर सुविधा पोर्टल के जरिए राज्य के सर्विलांस अधिकारी ले सकेंगे, जिससे जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी आसानी से हो सकेगी। राज्यों से टेस्ट बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्ति के संपर्क में आए सभी की टेस्टिंग की जाए, ऐसा भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा संक्रमित के नमूने को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजा जाए, टीकाकरण को बढ़ाया जाए। वहीं कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इधर तमिलनाडु में जोखिम वाले देश से आए 2 यात्री संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से एक 56 वर्षीय व्यक्ति है और एक 10 साल का बच्चा है।
जिनके नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा चुका है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर RT-PCR जांच की व्यवस्था की गई है और सख्तियों को बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक, जहां 2 व्यक्तियों में ओमिक्रॉन प्रारूप की पुष्टि हो चुकी है, ऐसे में राज्य सरकार ने निगरानी और भी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री बसवराज ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। It's not going to be untreatable infection. We have experience of treating all this successfully in the last 2 years. We have enough experience, we have enough options, we have definite treatment today. The protocols of treatment is very well established. So please be brave enough, please be open and share the information. दक्षिण अफ्रीका में पहला मामला 24 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद ओमिक्रॉन प्रारूप में कई म्यूटेशन देखे गए, जिसके मद्देनजर 2 दिन बाद ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। हालांकि अभी तक संक्रमितों में काफी हल्के लक्षण पाए गए हैं, जिसे लेकर विशेषज्ञ इम्यूनिटी और अन्य कारणों को वजह मान रहे हैं। हाइब्रिड इम्यूनिटी, आदमी को इन्फेक्शन भी हो चुका और वैक्सीनेशन भी लग गई। पहली डोज वैक्सीनेशन की जो लगती है इन्फेक्शन के बाद, बहुत स्ट्रांग इम्यून रिस्पॉन्स आता है। ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा होती है। और हिंदुस्तान में क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव तेज़ होने से पहले सेकेंड वेव के दौरान 2/3 लोगों तक का इन्फेक्शन हो चुका था, हिंदुस्तान में बाकी दुनिया के मात्रा में हाइब्रिड इम्यूनिटी ज़्यादा है। तो सब मिला के ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। हमें काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, हमें पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेने पड़ेंगे। हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से एक बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन शायद काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन रहेगा। ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति 5 से अधिक लोगों में संक्रमण फैला सकता है, इसलिए सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है। इस बीच अमेरिका न्यूयॉर्क में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों से ओमिक्रॉन के मद्देनजर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अब तक दुनिया के 30 देशों में ये वेरिएंट पहुंच चुका है। लखनऊ में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय स्थित सभागार में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेवा मित्र पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल और ऐप के जरिए कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार से जोड़ने की यह एक अभिनव पहल है। युवाओं को अपने घर के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराने में सेवा मित्र ऐप बहुत मददगार साबित होगा। सेवा मित्र ऐप के संचालन के लिए एक टोल फ्री नंबर 155330 पर नागरिक अपने सेवा अनुरोध पंजीकृत करा सकते हैं। इस सेवा मित्र पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता और ग्राहक का कोऑर्डिनेशन करके इस पोर्टल के माध्यम से आम जनता को उसकी आवश्यकता के अनुसार सेवा सुविधा प्रदान करने का काम करेगा। जैसा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान देखने को मिला, जब लोगों का घर से निकलना बंद हो गया, सभी प्रकार के यातायात ठप हो गए, तमाम प्रतिबंध रहे, ब्रिटिश परिस्थितियों में वो किसी न किसी के माध्यम से कहीं दवा मंगाना है, सब्जी मंगानी है, फल मंगाना है, दूध मंगाना है, या घरेलू कामों में हमें इलेक्ट्रीशियन मंगाना है, प्लम्बर मंगाना है, ब्यूटिशियन कॉल करना है, या छोटे मोटे कारीगर कहीं बढ़ई का काम पड़ गया, कहीं राजगीर का काम पड़ गया। तो ऐसी हालात में विपरीत परिस्थितियों में जो कभी संकट आता है, उसका भी एक निवारण इस सेवा मित्र पोर्टल के माध्यम से संभव हो सकेगा। प्रदेश के पुलिस थानों में कस्टोडियल डेथ के बढ़ते मामलों और मानवाधिकार के संदर्भ में थानों पर सीसीटीवी के माध्यम से 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पुलिस समेत सभी जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों को लगाने के आदेश दिए थे। क्या इसके बाद पुलिस की कार्यशैली में कोई बदलाव आएगा? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। थानों में अभियुक्तों या आरोपियों की संदिग्ध परिस्थिति में होने वाली मौतों को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2020 में पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर निगाह रखने के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में सभी थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए 300 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सुधार की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण परियोजना को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूर किया है। इस परियोजना के तहत प्रत्येक थाने में 12 से 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें थाने के प्रवेश द्वार, हवालात, पूछताछ कक्ष, थानेदार और मुंशी सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरा लगाया जाएगा। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कैमरे सदैव चालू हालात में रहें। सरकार के इस फैसले के पीछे हालिया एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि 20 साल के भीतर 1888 लोगों की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो चुकी है। एनसीआरबी की वार्षिक अपराध की 2001 से साल 2020 तक इन 1888 मौतों को लेकर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध 893 मामले दर्ज किए गए और 358 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हालांकि अब तक सिर्फ 26 पुलिस कर्मियों को ही दोषी करार किया गया है। साल 2006 में ही पुलिस अभिरक्षा में 11 मामले सामने आए, जिनमें उत्तर प्रदेश से जुड़े 7 मामले थे। फिलहाल प्रदेश सरकार का ये फैसला अभिरक्षा में अभियुक्तों और दोषियों को भी मानवाधिकार संरक्षण प्रदान करेगा, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन और प्रदेश में नानपारा, गदनिया और इटावा में एफएम रेडियो स्टेशन का किया उद्घाटन। 11 तारीख से दूरदर्शन पर भोजपुरी में 1 घंटे के कार्यक्रम का होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री ने कहा, गोरखपुर अर्थ स्टेशन से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और नेपाल की एक बड़ी आबादी भी होगी लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक के इन्फिनिटी फोरम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, यह फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी हस्तियों को लेकर आ रहा है एक मंच पर। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बताया, केंद्र सरकार कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सजग और इससे निपटने के लिए है पूरी तरह तैयार। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले वो जरूरी संदेश अब और जरूरी हो जाता है। कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी चिंता की बात नहीं, लेकिन सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, दूरी बनाए रखिए। नमस्कार।